हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले पे। तो दोस्तों, टॉपर स्टॉक की इस सीरीज में हम फिर से बात करने आ गए हैं कैसे विद्यार्थी से जिन्होंने पहले ही प्रयास में जेआरए अटेम्प्ट किया। ठीक है, जिन्होंने एमए फर्स्ट ईयर के साथ साथ ही जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। तो आज उनसे बात करेंगे उनकी तैयारी के बारे में, उनकी रणनीति के बारे में। उनसे जानेंगे उन्होंने कैसे फर्स्ट पेपर पे समय दिया, कैसे सेकंड पेपर पे समय दिया, कितनी देर वो तैयारी करते थे और भी बाकी सारी चीजें। अगर आपकी भी कोई भी जिज्ञासा होगी, कोई भी आपका सवाल होगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आप हिस्ट्री से विद्यार्थी हैं, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है विशाल और इन्होंने पहले ही प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो आगे इनसे ही जानते हैं इनके बारे में। तो आप अपने बारे में कुछ डिटेल बताइए। तो जैसे भैया बता चुके हैं कि मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं यूपी के ही गोंडा जिला का रहने वाला हूँ और वहीं से मैंने मतलब 12th वगैरह कंप्लीट हुआ। तो बीएचयू से मैंने ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री में, मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट था। तो मैं वहाँ से मेरा यहाँ से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इस समय पीजी जो चल रहा है जेएनयू से चल रहा है, एमए चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में। ओके, सेकंड तो सेमेस्टर। पहला सवाल ये आता है कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और कितने मार्क्स थे और कैटेगरी क्या था। आप ये भी बताइएगा कि आपका कैटेगरी क्या है। ये जरूर बताएं दर्शकों को, क्योंकि ये काफी उत्सुकता रहती है बच्चों के मन में कि किस कैटेगरी से जेआरएफ क्वालिफाई किया है आपने। तो जरूर बताइए। तो ये मेरा वैसे तो देखा जाए कि ऑफिशियली तो सेकेंड अटेम्प्ट था। ओके, लेकिन हुआ था कि जून वाला, जैसे सबको ही पता होगा कि 2024 जो जून वाला जून में कैंसिल हो गया। हाँ कैंसिल हो गया था। तो दोबारा उन्होंने करवाया, लेकिन मैंने एग्जाम नहीं दिया। नहीं, हाँ मैंने नहीं उस समय दे पाया ओके, और कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि मैं दिल्ली ही रह गया, यहाँ नहीं हो पाया, तो इसी वजह से वो एग्जाम तब नहीं दे पाया था। ओके, उसके बाद फिर ये दिसंबर वाला मैंने अटेम्प्ट किया, तो उसमें मेरा 100 क्वेश्चन सही था, ओके, जिसमें कुल मिला के 200 मार्क्स मिले। मेरा ऐसे तो मतलब जनरल से शायद 103 कट ऑफ गई थी, उससे ओके, 2-3 नंबर कम थे। ओके। लेकिन एससी कैटेगरी में मेरा लेकिन आप जो है जनरल से फाइट किए, हाँ जनरल वो से था, आपका। थोड़ा अगर और अच्छे से मेहनत हो जाती तो वो जी, हो सकता था। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि नेट मेहनत से और जेआरएफ तुक्के से। ठीक है, काफी लोग समझ गए होंगे मेरे बातों को, जो नहीं समझे वो समझ जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो मेन टॉपिक पे आते हैं विशाल। जैसे कि आप पीजी जेएनयू से कर रहे हैं, तो जेएनयू का जो माहौल है, आप वहाँ रह रहे हैं, आपसे बातचीत ऐसे भी होती रहती है, तो आप बताते हैं। तो उस माहौल में अपने आप को सेमेस्टर्स का आपकी पढ़ाई को लेके, अपने ट्यूटोरियल्स को देखते हुए, अगर आप जेआरएफ के लिए जो अलग से तैयारी कर रहे थे, उसमें कितना समय दिए, कितना देर अपने आप को सेल्फ स्टडी के लिए देते थे, इसके बारे में जरूर बताइए। ये तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे अब यहाँ से हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया बीएचयू से, तो हमारा मेनली वो माध्यम हिंदी ही था। तो फिर वहाँ जाके और शुरू से शुरू करना, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें लगभग सीएचएस में इंग्लिश में ही होती है। तो फिर वहाँ से शुरू करना, क्योंकि उसको भी सीखना, प्लस वहाँ का एकेडमिक बहुत ज़्यादा ही वैसा हो जाता है, मतलब प्रेशर रहता है बच्चों पे, सब लोगों पे, कि हाँ मेहनत करना, आपको ट्यूटोरियल्स बना ले, लगभग हर 14-15 दिन में एक ट्यूटोरियल हाँ, बनाने रहते हैं, ऐसे आपको फिर प्रेजेंट करना वो सब। तो उसके समय बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फर्स्ट सेमेस्टर में शायद ही मैंने कभी ऐसा सोचा होगा कि मैं जेआरएफ इसका का हाँ जेआरएफ का एग्ज़ाम दूंगा या ये नहीं। लेकिन ये हुआ कि एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो गया था लगभग 15 तारीख तक, 15 दिसंबर तक। तो मुझे 30 से 35 दिन के आसपास मिल गए थे कि ओके, मैं इसकी तैयारी कर सकता हूँ। और उस समय मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी थी, क्योंकि इंट्रेंस के टाइम सर की क्लासेस के थ्रू, आप लोगों के हेल्प के थ्रू इतना ज़्यादा उस समय अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो गया था, लगभग पढ़ भी लिया था। इसी की वजह से सीयूईटी में भी अच्छा स्कोर रहा। तो वहाँ से ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप था कि अगर थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा बहुत अच्छे से मेहनत कर लेंगे, तो चांसेस है कि आराम से जेआरएफ मतलब निकल जाए। ओके, क्योंकि कई कई बार मुझे ऐसा भी लगता था, और मैं अपने दोस्तों को भी बोलता था कि भाई मैं नेट का एग्जाम नहीं देना, मुझे जेआरएफ का एग्जाम देना, मैं जेआरएफ ही करूंगा। तो सब बिल्कुल, लोग एक्साइटेड हो जाते, कैसे तुम इतना कॉन्फिडेंस हो? तो मैं कह रहा बस मुझे ऐसा लगता है। ओके। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सीयूईटी के साथ साथ जो क्लास में सर की तैयारी होती थी, और ये हमारे ही बैच के 2024 का जो बैच था सीयूईटी पीजी के, वो टॉप रैंकर्स के लिस्ट में विशाल भी शामिल थे। और जो जेएनयू जाने वाले 25-30 जो स्टूडेंट हैं हमारे, उनमें से एक विशाल भी है। और सोचिए, जो पहले बार में ही जेआरएफ क्वालिफाई करना छोटी मोटी बात नहीं है।
ठीक। तो जैसे विशाल आपने बताया कि सीयूईटी के दौरान आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो गई थी कि आपको हिस्ट्री का सिर्फ रिवीजन करना पड़ा और आपको एनटीए बेस्ड यूजीसी पैटर्न पे अपने जैसे कैसे यूजीसी क्वेश्चन पूछता है आपने उसके बारे में बताया। लेकिन सीयूईटी में तो सिर्फ एक पेपर हिस्ट्री पढ़ना होता है, लेकिन यूजीसी के लिए आपको 2 पेपर पढ़ना पड़ता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो आपने दोनों पेपर को कितना समय दिया, कैसे पढ़ा, और आपका फर्स्ट पेपर में कितना क्वेश्चन सही और सेकंड पेपर में ये भी जरूर दर्शकों को बताएं ताकि वो भी अपनी तैयारी में। जी जी। तो जैसे हमने बता दिया कि मैंने सेकंड पेपर जो हिस्ट्री का वो तो सर की क्लासेस के थ्रू तैयार कर लिया था। तो ये फर्स्ट पेपर का भी मैंने बेसिक जो है सर की क्लासेस, मतलब सर क्या वो ऋषु भैया पढ़ाते हैं, हाँ ऋषु सर वो पढ़ाते हैं तो अच्छे से पढ़ाते हैं। तो लगभग मैं जब यहाँ था तो उस समय जून के लिए जून 2024 के लिए तैयारी करवा रहे थे, तो उसमें अच्छे से तैयार हो गया था। लगभग 1 महीने उन्होंने क्लास लिया था, तो उसमें बेसिक मुझे पता चल गया था कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो फिर वही अंतिम के जो दिन मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगभग 1 महीने के आसपास समय मिला, तो उसी में कभी इतिहास को, कभी फर्स्ट पेपर को, कभी इतिहास को, कभी फर्स्ट पेपर को, कुछ यूट्यूब के थ्रू, कुछ केबीएस मदान की बुक के थ्रू। उससे केबीएस मदान मेनली मैंने क्वेश्चंस करने के लिए यूज किया, और फिर यूट्यूब पे 2-3 चैनल अच्छे अच्छे हैं जिसको मतलब कोई भी सर्च करता है तो वो रिकमेंडेड में नहीं, आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत जैसे नहीं। कुमार भरत करके एक है, उनका है, और फिर ये पीडब्ल्यू वाले भी वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो वही है, मतलब जैसे आप टॉपिक के हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी अगर वो है तो टॉपिक के हिसाब से आप एक टॉपिक के हिसाब से, अगर किसी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको दिक्कत है तो आप जब सर्च करेंगे यूट्यूब से ना तो तमाम वीडियो मिल जाएंगे। मैं अपना चैनल को आगे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप विद्यार्थियों के लिए जो उचित है आप उसको फॉलो करिए, आप वहां से पढ़िए। बट हाँ, तैयारी अच्छी करिए, मेहनत अच्छी करिए, सही दिशा में करिए और सफल होइए जिंदगी में। बस यही आपके लिए कामना है हमारी। लेकिन विशाल, आपने बताया कि मैं दोनों को समय देता, लेकिन आप टाइम पीरियड कितना देते थे, 2 घंटे 3 घंटे फर्स्ट पेपर के लिए, ये चीज थोड़ा जरूर बताएं। अब ये हो जाता है कि फर्स्ट पेपर में आपको कई सारे टॉपिक हो जाते हैं, और सेकंड पेपर तो इतिहास था, उसको रिवीजन ही करना था। तो फर्स्ट पेपर में मैंने लगभग हर दिन सोचा कि ज्यादा नहीं तो 2 घंटे 2.5 घंटे दूंगा। 2 घंटे के इनफ है, बाकी 7-8 घंटे मैं इसी को अपने दूंगा क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और फर्स्ट पेपर का मुझे ये नहीं था कि मैं 50 में 50 सही करने जाऊं, मुझे वही एम था कि कहीं किसी ना किसी तरह मुझे 30 से 35 ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो हो ही जाए और उसमें मेरी गलती ना हो। अगर वैसे तो आपकी फर्स्ट पेपर में कितनी क्वेश्चन सही हुई ये जरूर बताइए। मेरा फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन सही थे और सेकंड पेपर में 70 क्वेश्चन। ओह, वेरी गुड, ग्रेट। दोनों मिला के काफी अच्छा आपने स्कोर किया, और काफी अच्छा होता है कि पहले ही प्रयास में और फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन सही कर जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई लोग 2 साल 3 साल से लगातार दे रहे हैं, कब 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका फर्स्ट पेपर में 20 25 24 ऐसे ही हो पा रहा है। तो आपने बहुत अच्छा किया और काफी आप मेहनती, मैं तो आपको देख रहा हूँ सीयूईटी के टाइम से। लेकिन जैसे अब बात हो गई कि आपने इतने देर पढ़ा, थोड़ा वो जो भी समय देते थे आप अपने क्लासेस से, अपने सेमेस्टर के क्लासेस के बीच और ट्यूटोरियल के बीच में, तो अब बात हो गई। लेकिन अब आप रिकमेंड करिए बच्चों को, जैसे आपका अब तो क्वालिफाई हो गया, अब आपको बच्चे सुनना भी चाहेंगे कि हाँ भैया का क्वालिफाई हो गया, भाई का क्वालिफाई हो गया, तो ये बता रहा होगा तो उचित ही बता रहा होगा। तो बिल्कुल आप बताइए कि आपने हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक आपने प्रीफर करेंगे अपने विद्यार्थी, जो आपके छोटे भाई बहन देख रहे हैं, या फिर आप बताना चाहेंगे। और सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों का भी बताइएगा बिल्कुल। तो जैसे मैं सबसे पहले सेकंड पेपर इतिहास से शुरू करना चाहूँगा। तो इतिहास में सबसे ज़रूरी है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए आप चाहे जिस तरीके से करिए, लेकिन मैं खुद से अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा आर्या से करिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा फैक्चुअल डाटा है। तो उससे आप जब करेंगे ना, तो एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए, एक बार पूरी बुक को पढ़ ले, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाता है। ऐसा लगता है ठीक है मैं जानता हूँ कि कैसे क्या चीज है। नहीं तो कभी कभी ये होता है कि लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कौन सा क्वेश्चन मॉडर्न का, कौन सा मेडिकल का, कौन सा एंशिएंट का, खुद में कंफ्यूज रह जाते हैं। लेकिन कम से कम उसको आप पढ़ेंगे तो ये आपको पूरा क्रोनोलॉजी और ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आर्या सबसे जरूरी है कि लगभग अगर कोई इसके लिए लग रहा है तो वो वो जैसे बोलते हैं ना रामबाण उपाय, तो हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण बुक है, वो है आर्या पब्लिकेशन की बुक। अगर आपको बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। अगर नहीं मिलती है तो फिर आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहां से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक। उसके अलावा एक आती है उनकी बुक सौरभ चौबे की, उनकी है पूरी कंप्लीट हिस्ट्री करके है। तो उसमें
वो यूपीएससी वगैरह के एमसीक्यू के लिए वो ना, हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वो बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, लेकिन उसमें क्वेश्चन तो ठीक है जो है अच्छे, उसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही ब्रॉडर है, बहुत अच्छा है। जब उसको पढ़ेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे आर्या से, और उसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका लगातार रिवीजन हो रहा है। आप एक बार उसको आर्या को पढ़ के उससे क्वेश्चन करिए तो ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है, तो वो चीजें इतनी ज्यादा समझ में आ जाती है कि आप भूलेंगे नहीं। तो वो बुक हो गई। उसके अलावा एजीपी तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें नेट जेआरएफ के सारे पीवाईक्यूज हैं, और एजीपी में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो आप उसको कोई भी वो खोलेंगे, उन्होंने और एजीपी लगाने से आपको एक मतलब थॉट माइंड में बिल्डअप हो जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन और इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये पीवाईक्यू से फिर डरना नहीं पड़ता कि अगर मतलब कहीं ऐसे आपको मिल जाएगा कहीं बिना सॉल्यूशन वाले, आप ऐसे तो ये सही है ये सही है, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन जब आपको उसमें सॉल्यूशन प्लस एक्सप्लेनेशन और सब कुछ हो जाता है तो आपको वैलिडेशन मिल जाती है कि नहीं ये अच्छा है और मुझे समझ में आ गया। बिल्कुल। तो ये 3 बुक हो गई। उसके अलावा सर की भी इंडिया प्लस है, वन लाइनर के लिए, क्योंकि आप चाहे जिस उसमें देखेंगे यूजीसी नेट के या फिर सीवीटी पीजी के, तो उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे मिलता है जो वन लाइनर ही रहते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आप इंडिया प्लस को कर लेंगे अच्छे से, तो कम से कम आपका वो वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ऐसे रेयर ही चांसेस है कि उसमें आप कभी छूटे या आप उसको उसमें पढ़े ना हो। और अगर एक दो बार अगर उसको कर ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका वो सही हो जाएगा। और वो सब बड़ी स्कोरिंग होती है, क्योंकि ये मैच करने वाला या और क्रोनोलॉजी वाला वो कहीं आप एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो वन लाइनर है उसको कोई चांस नहीं। आ रहा है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर बिल्कुल। अगर आपको इंडिया प्लस भी चाहिए अगर बुक बच्चों, तो डॉक्टर सत्यपाल सर की ये बुक है, 10,000 क्वेश्चन इसमें है और वन लाइनर है। और जो भी अगर बेसिक से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बुक है। अगर बुक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया, आप वहां पे मैसेज करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आप सेकंड पेपर की बात कि आर्या पढ़ लिया आपने, एजीबी पढ़ लिया, सौरभ चौबे पढ़ लिया, सर की इंडिया प्लस भी लगा ली। लेकिन अब फर्स्ट पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर में तो जैसे ही सब लोगों को एक बुक का नाम ही पता होगा, वो रामबाण सब लोग मानते केवीएस मदान। हालांकि वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, जब आप उसको पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज्यादा बहुत लेंदी हो जाती है, लोगों को समझ नहीं आता क्या पढ़े क्या छोड़े। तो मैं ये कहूंगा कि उस बुक से आप क्वेश्चन करने जाइए, क्वेश्चन ही करने जाइए, मतलब उसको से नहीं पढ़िए। यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं और बहुत टीचर्स भी हैं, वो बहुत शॉर्टकट में उन चीजों को समझा भी देते हैं, जो आप समरी टाइप में आपको अच्छे से डिटेल, वो पॉइंट टू पॉइंट भी बता देते हैं कई लोग ऐसा, तो वो वही चीज हिट करती है एग्जाम में। तो मैं कहूंगा कि उससे आप क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन का पूरा वो उन्होंने बना के रखा है। केवीएस मदान और यूट्यूब, और फिर या फर्स्ट पेपर की आप एजीपी ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। ओके ठीक है, ये बात हो गई। आपने इतना देर पढ़ा, कितना देर पढ़ा और आपने कौन कौन सी अपनी रिसोर्स का इस्तेमाल किया, बच्चों को ये बता दिया। अब आप अपना जब पढ़ते होंगे तो अपना खुद का नोट्स कितना जरूरी है और रिवीजन किस तरीके का जरूरी है, कितना देर जरूरी है, ये जरूर बताइए आप। नहीं, नोट्स बनाना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब अंतिम समय आता है, एग्जाम के 2-4 दिन बचते हैं, तो समझ नहीं आता क्या पढ़े क्या ना पढ़े। कितना भी आप पढ़े रहे, कितना भी आप सिलेबस कंप्लीट सारे बच्चों के साथ कितने भी आप क्वेश्चंस करते रहे, वो हमेशा से जो एग्जाम टाइम वाला नर्वसनेस आता है वो आएगा ही। लेकिन जब आपका एक वो बना रहेगा कि मैंने ये बना के रखा है, कुछ नोट्स बना के रखे, एग्जाम टाइम में मुझे ये पढ़ना है, तो फिर वो आप नर्वसनेस से बच जाएंगे। तो नोट्स आप बना लीजिए जैसे भी आपको बनाना आता है, क्योंकि अब सबका अपना अलग अलग बनाने का तरीका होता है, तो उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि आप जो इससे वो किताब को कॉपी करिए, या फिर जो आपको जैसा समझ में आ रहा है वैसा आप बना लीजिए। क्रोनोलॉजी बेस बना लीजिए, डायनेस्टी वाइज बना लीजिए, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसे नोट्स बना सकते हैं। हालांकि नोट्स बनाना जरूरी है, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बस क्वेश्चंस करते रहिए। रिवीजन कितना जरूरी है ये भी तो बता दीजिए। हाँ, तो रिवीजन भी टाइम पे जरूरी है, क्योंकि कोई भी आप कितना देर रिवीजन कर देते हैं? अगर एक टॉपिक पढ़ लिए, क्वेश्चंस लगा लिए, उसके बाद रिवीजन आप कैसे कर देते? तो आप रिवीजन का पूछ रहे थे, तो रिवीजन का वही होता है कि मैंने सीयूटी के टाइम भी नोट्स बनाए थे अच्छे खासे, उसी समय काफी सर बोलते हैं कि नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करता है, तो वही बनाए थे। तो मैंने जो आर्या वगैरह से वो पढ़ा, उसके अलावा मैंने नोट्स को हमेशा से रिवीजन करते रहा। जब जब टाइम मिलता था सेमेस्टर के बीच में थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेता था, लेकिन आखिरी में मैंने अच्छे से उसको रिवीजन किया, तो फिर वो बढ़िया रिजल्ट दे दिया। बिल्कुल, वो रिजल्ट में तब्दील हुआ, वो हमें दिख भी रहा है आपके स्कोर कार्ड में। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, चलिए, जो कहते हैं ना कि तुक्का कितना मारा आपने, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन तुक्के मारे और कितने आपके सही हुए उसमें से।
ये तो पता नहीं, क्योंकि तुक्का वाला मतलब होता है ऐसा, कंडीशन ही नहीं था। नहीं सबसे अच्छी बात नहीं कंडीशन नहीं था, सबसे अच्छी बात है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, हाँ तो फिर आंख मूंद के वो चीजें चलती हैं। बिल्कुल। जब एक बार जहां तक समझ में आया कर लिए, लगभग फर्स्ट बार अटेम्प्ट किए थे तो उसमें शायद 80 प्लस मेरे हो रहे थे उतने, ओके। वही मतलब 20-25 क्वेश्चन के लिए मैंने तुक्के मारे, तो अब उसमें भी 85 मतलब मेरे हिसाब से वो सही थे, बाकी वो ये कई चीजें उसमें गलत हो सकती है, तो ऐसा कर सकते हैं कि 60 से 65 या 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम में मैंने सही कर लिए थे, बाकी 30-35 क्वेश्चन के लिए वो तुक्के लगे, तुक्के मारे। और सबको वो तो वो उतना तो ही लगता है। चलिए ठीक है, अब विशाल हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको चलना सिखाते हैं। तो जी। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आप पीजी के लिए सोचे, लेकिन आपके मन में ये कैसे कब आया कि हमें नेट जेआरएफ करना चाहिए? आपको कब पता चला कि नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम भी होते हैं और इसको देना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये तो जब कोई भी अगर आप सर की क्लासेस से जुड़ेंगे तो वो तो फर्स्ट डे से ही वो कहते हैं कि उनका मतलब आप व्हाट्सएप ग्रुप उनका देखेंगे तो उनका व्हाट्सएप ग्रुप ये नहीं है कि हम सीयूटी पीजी के लिए, उनका सीयूटी पीजी स्लैश नेट जा रहा है, मतलब आपकी वो तैयारी वो सीयूटी पीजी के साथ ही शुरू कर देते हैं सर, तो वो हमेशा से आपको डालते रहते हैं सर कि एक योजना की बात करते हैं, क्या आप उस योजना के बारे में बताएंगे बच्चों को? हाँ वही है कि आप अभी सीयूटी दीजिए उसके बाद आप नेट मैं डिटेल में बता रहा हूँ। सर बोलते हैं 5 वर्षीय योजना। क्यों? क्योंकि आप पीजी के साथ साथ 5 साल तक, 5 साल का टेन्योर बना के चलिए कि आपको सफल होने में 5 साल का समय लगेगा। पीजी के साथ साथ नेट जेआरएफ करिए, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी आप करते रहिए। समझ गए? तो इस तरीके से आपकी बैकग्राउंड भी बेस भी अच्छी हो जाएगी और आपको तैयारी करने के लिए उचित समय भी मिलेगा। तो आपको सर के क्लास हाँ तो सर की वो पंचवर्षीय योजना के थ्रू सारा कुछ पता चला था, क्योंकि पिछली बार भी जून में मैंने भरा था, लेकिन नहीं तब नहीं एग्जाम दे पाया था। ये कहीं ना कहीं सर के मोटिवेशन के कारण। सर सब कुछ मैं पूरा का पूरा श्रेय अगर कोई है तो मैं सर को और फिर बीएचयू वाले टीम को देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने सही में उतना मेहनत किया, क्योंकि मेरा भी जैसे आम बच्चों की तरह होता है कि किसी तरह यूजी कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं यूपीएससी के लिए लूंगा। मैं सोच भी रखा था कि मैं 1-2 साल का गैप लूंगा, यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, बट सर ने बताया कि नहीं ये भी कर सकते हो और बहुत अच्छी चीज है, कोई नुकसान नहीं। अब जब अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे आपको तो ये पता चलता है, तो वो बहुत अच्छा फील होता है और समझ में भी आता है कि नहीं ये बहुत बेहतर है और हम अपना और अच्छा कर सकते हैं इसमें। अगला मेरा पॉइंट ही यही था कि बीएचयू वाली टीम का आपका कितना, आपके प्रति कितना सहयोग रहा? बहुत ज्यादा। टेस्ट कितना अटेम्प्ट करते थे? टेस्ट वगैरह तो बहुत ज्यादा। अब इस बार हाँ टेस्ट का भूल गया था मैंने, इस टाइम भी जब लास्ट समय था यूजीसी नेट के टाइम, तो मैंने आपका सारे टेस्ट लगभग जो भी अपलोडेड थे उस पर सारा मैंने किया था, और यहाँ तक मैंने सीयूटी पीजी के भी कई सारे टेस्ट कर लिए थे, क्योंकि उसमें खत्म हो गया था तो मैं टेस्ट भी करता रहता था। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो क्वेश्चन करते रहते हैं तो कई चीजें रिपीट होते रहते हैं, तो फिर बहुत हेल्प मिलता है उससे। तो आप कुछ मतलब ऐसा था कि आपने कुछ हमें पेमेंट किया हो या फिर सर को कुछ पेमेंट किया हो ऐसा करके कुछ? और क्या वो जो फ्री का आपको मिल रहा है तो क्या वो उचित मिल रहा है कि बस ऐसे ही फ्री के नाम पे कुछ भी चल रहा है? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा ये जानिए रही है मुफ्त का, अगर जैसे उसको कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि ज्ञान तो अनमोल ही होता है, लेकिन वो मुफ्त का है, लेकिन बहुत ही अच्छा, सबसे ज्यादा क्वालिटी बहुत ही आई है। आप चाहे जिसको देखेंगे, आप सीयूटी टॉपर को देख सकते हैं पिछले साल वाले, वो ही हमारी क्लास का हमारा ही दोस्त था वेंकट आदर्श, उसको सब जानते होंगे, या फिर ऐसे ही कई सारे, क्योंकि पिछले साल लगभग 25 बच्चे जीएनयू में गए, बहुत सारे एचसीयू में गए, कई बच्चे डीयू में गए, बीएचयू में भी लगभग तो सारे बच्चे यही पढ़ रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्वालिटी नहीं देता, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है और 0 पैसे में। तो मैं तो ये सबको कहूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि आप इन फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं, अपने पीजी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में करना चाहते हैं, तो जरूर इनसे जुड़िए। और नेट जेआरएफ के लिए भी अगर आप करना चाहते हैं तो इनसे जुड़ सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको लगातार सर से जुड़ के। बिल्कुल। तो बीएचयू वाले जो प्लेटफॉर्म है बच्चों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीयूटी पीजी की तैयारी हो या फिर डॉक्टर सत्यपाल सर की ऑफलाइन क्लासेज हो, आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड की जाती है। और फ्री का मतलब ये नहीं कि कुछ भी चल रहा है, आप हमारी क्वालिटी देख सकते हैं, आप हमारे टॉपर स्टॉक्स की सीरीज देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हमसे जुड़े थे वो अभी किस लेवल पे हैं और उन्होंने क्या अपने जीवन में हासिल किया। ठीक, ये कहीं ना कहीं बच्चों का ही मेहनत है, लेकिन एक मार्गदर्शक जो कि डॉक्टर सत्यपाल सर के रूप में हमारे पास मौजूद है, जो हमेशा बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहते हैं। बच्चों को कोई भी क्वेरी होती है तो जाके डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं। अगर फोन, यहाँ तक कि डायरेक्ट बच्चे फोन भी ला देते हैं सर को और सर रिस्पॉन्स भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पे फ्री में आपको सारी एक्सेस मिल जाएंगी। तो आखिरी बार आप जो आपके जूनियर्स देख रहे हैं जो सीयूटी पीजी जो यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं,
उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, बस ये बता दीजिए। यही कहूंगा कि आप लोग दोबारा पूरा सिलेबस देखें, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होना सबसे जरूरी है। वो आपको जो कॉन्फिडेंस देता है वो किसी से नहीं मिल पाएगा। आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, कितनी भी कोई टेस्ट सीरीज लगा लीजिए या सब, लेकिन आपको वो कमी हमेशा कहीं ना कहीं दिखेगी। बिल्कुल। तो सिलेबस कंप्लीट करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप उसको अगर कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसके बाद आप चाहे टेस्ट सीरीज लगाइए, चाहे जो करिए, वो आपको फिर पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। ओके। नहीं तो अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है, आप कई सारे क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट करें जो आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप वो डिमोटिवेट हो जाएंगे उससे, और फिर आपको वो नुकसान होगा। तो अगर वो सिलेबस कंप्लीट है तो सबसे जरूरी है कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद आप अपने उस पे लग जाए, टेस्ट सीरीज करिए, क्विजेस करिए। आपसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम तो बहुत ज्यादा हेल्प करती है इन चीजों में। मैंने खुद से उसको ट्राई किया है जी। और ऐसे ही नहीं, हमारे कई सारे मित्र, उनका नेट भी हुआ तो वो भी आपसे ही जुड़े थे। हाँ हाँ, तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं पिछले बैच के, इस बार भी है, इस बार भी बहुत सारे हैं। बाकी बच्चों से भी हम बात करेंगे। तो विशाल, हमसे जुड़ने के लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही जीवन में आप तत्पर आगे बढ़ते रहें और जल्दी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, या फिर आप SDM DM बन के आप जल्दी से हमें मिले, और उस पद पे भी जाने के बाद हम आपसे जरूर इंटरव्यू लेंगे, जरूर मिलेंगे। जरूर जरूर, हम आपके लिए हमेशा। जी बिल्कुल। तो इसी तरीके के और भी टॉपर्स टॉक्स के सीरीज में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन, आपको क्लास से रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 90 20 94 18 पे जरूर जुड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।